जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब ने क्यों कहा कि पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र में सहूलियत के नज़रिए से बहुसंख्यकों को सत्ता के तौर पर इस सिद्धांत की मान्यता भले दी गई हो, लेकिन इस सिद्धांत के बल पर आप अल्पसंख्यकों पर अन्याय नहीं कर सकते अथवा दबाव नहीं डाल सकते। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। भारत सरकार के विधि मंत्री एवं अस्पृश्यों के महान नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज में दिनांक 10 अक्टूबर 1947 को छात्रों को मार्गदर्शन करने हेतु एक महत्वपूर्ण भाषण दिए थे, जो 26 अक्टूबर और 2 नवंबर को 1947 में गरुड़ अखबार या पत्रिका में छपा था। बाबा साहब ने कहा कि अध्यक्ष महोदय और सभागृह के अन्य सदस्यों, इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए योग्य भाषण तैयार करने के लिए जितना समय देना चाहिए था उतना देना मेरे लिए लगभग असंभव था। इसका मुझे दुख है, क्योंकि यह समय देश के राजनीतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक हम में से ज़्यादातर छात्र राजनीतिक आंदोलनों की ओर ध्यान देने लगे हैं। यह सही है, लेकिन उसे राजनीति क्या है, राजनीति में क्या जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और राजनीतिक मामलों में सफलता पाने के लिए किन मार्गों को अपनाना पड़ता है, इसका वास्तविक एहसास नहीं है। विश्वविद्यालयी जीवन और जीवन के असली सवाल और राजनीति में कोई मेल नहीं है। आप जब कहते हैं कि हमने जीवन के एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया है, तब मुझे आपसे यह उम्मीद होती है कि आपने इस कॉलेज के छात्रों को पार्लियामेंट की स्थापना की है और इसके जरिए आपको जो बात हासिल करनी है वे यह हैं: अपने मन का विकास, उद्देश्य को विस्तार देना, सोचने की क्षमता बढ़ाना, कठिन सवालों को सुलझाने की अपनी शक्ति बढ़ाना। और इस प्रकार आपको प्राप्त शक्ति, योग्यता, लक्ष्य, ताकत का इस्तेमाल इस देश की जनता के सामने उपस्थित विकराल समस्याओं को हल करने के लिए करना। और यह कोई आसान बात नहीं है। पढ़ाई के कमरे में आराम से बैठकर अथवा विज्ञान के प्रयोगशाला में बैठे बैठे ऐसे सवाल हल नहीं हुआ करते। ये काम उतने आसान नहीं है। इसको हल करने के लिए इससे अधिक कुछ करने की ज़रूरत होती है। आप यहाँ राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, व्यापार, आयात निर्यात, मुद्रा और हम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण जगह ले चुके जो अन्य विषय हैं, केवल उन्हीं का अध्ययन नहीं करने वाले हैं, बल्कि जो ज्ञान आप पाएंगे उसके सहारे आप न केवल अपने आप को बल्कि इस देश का सफल नेतृत्व करने वाले राजनीतिज्ञों की भी मुश्किल समस्याएं हल करने में मदद करने वाले हैं। उनसे कहाँ गलतियां हो रही हैं यह आप बताएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम इस कॉलेज के छात्र और मैं ऐसी उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत में ना सही इसी इलाके के अन्य कॉलेजों के छात्र भी आज नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप इस पार्लियामेंट को केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझेंगे। कुछ युवाओं को अति उत्साह में लगता होगा कि किसी की बुराई करने या हंसी मजाक उड़ाने के लिए यह जगह अच्छी है, लेकिन वे ऐसा ना समझें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जगह के महत्व को आप समझें और उतनी ही गंभीरता से उसमें हिस्सा लें। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस सभागृह में सरकार के सदस्य और विपक्ष के नेताओं के बीच ही नहीं, सभी सदस्यों के बीच उपस्थित किए गए सवालों पर अपनी अपनी
क्षमता के अनुसार अध्ययन पूर्ण बहस हो। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखना होगा, और वह बात है कि तानाशाही शासन प्रणाली में नौकरशाही या राजा के मतानुसार कानून बनाए जाते हैं और ऐसी जगहों पर बोलना अनावश्यक हो जाता है। सत्ताधीश हो या नौकरशाह हो, उन्हें किसी के बोलने के ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छा ही कानून होता है। लेकिन पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं और ये कानून भले लोगों की इच्छा के अनुसार बनाए जाते हैं, लेकिन जिसके पास विपक्ष को अपनी तरफ खींच लेने वाली कला होती है, वही अपने विरोधी मतों पर विजय भी पा सकता है। इस सभागृह में जो आपके खिलाफ हैं, उनके साथ मार पीट करके आप जीत हासिल नहीं कर सकते। इस प्रकार अल्पसंख्यक लोग गुंडों को लाकर बहुसंख्यक पर दबाव नहीं डाल सकते। बहुसंख्यक भी अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट नहीं कर सकते। इस सभागृह में जिन्हें अपनी बात मनमानी होती है, वे केवल अपनी वाक्पटुता के बलबूते पर ही मनवा सकते हैं। अपने विरोधियों को उसे बहस के जरिए ही अपनी ओर कर लेना होता है। बहस भले सौम्य हो या तेज हो, लेकिन हमेशा वह तर्क और विचारशील होनी चाहिए। इसीलिए पार्लियामेंट जैसी संस्थाओं में सफलता पाने का गुर सभागृह को अपने बस में करने की योग्यता है। आपको महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ सभागृह में आना होगा और सभागृह में भाषण देने की कला सीखने के लिए मेहनत करनी होगी। अपने अनुभव के सहारे कहूँ तो यह कला सीखना कोई कठिन नहीं है। मैं खुद बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, और मान लीजिए अगर किसी ने भारत की राजनीति में हिस्सा लेने वालों में से अच्छे वक्ताओं की फहरिस्त बनाने की सोची, तब भी वह मेरा नाम उस फहरिस्त में किसी बलबूते शामिल नहीं कर पाएगा, और मुझे यह सम्मान पाने की लालसा नहीं है। एक समय था कि मुझे अपने संकोच से छुटकारा पाने का फिक्र हुआ करती थी। मैं इस बात को लेकर निराश था कि छात्र मेरा मजाक उड़ाएंगे। यही सोचकर सिंडम कॉलेज में मिली नौकरी छोड़ देने तक की सोची थी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिन्हें मेरी तरह डर सताता हो, वे अपना डर त्याग कर भाषा पर प्रभुत्व पाने की कोशिश में लग जाएं। मेरे मतानुसार इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। इस सभागृह को अगर ढंग से चलाना हो तो अध्यक्ष के निर्णय का सम्मान करना शर्त है। अध्यक्ष के निर्णय पर आप किसी तरह की शंका को मन में न लाएं। अगर ऐसा कोई सवाल पैदा होता है और कोई पुराना संदर्भ उपलब्ध ना हो तो, या फिर तुरंत निर्णय करना अध्यक्ष के लिए असंभव हो, तो अध्यक्ष खुद विभिन्न दलों के सदस्यों को अपने प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करने और व्यक्त किए गए विचारों की छानबीन का अर्थ बताने के लिए कहेंगे। किसी निर्णय के बारे में इस प्रकार छानबीन होने के बाद अध्यक्ष जो निर्णय करेंगे, उसे आपको अंतिम वाक्य की तरह स्वीकारना होगा, भले ही वह गलत क्यों ना हो। कुछ एक सालों का अपवाद छोड़ दें तो 1926 से लेकर 1946 तक के लगभग सभी वर्षों में मैंने पार्लियामेंट कामकाज में हिस्सा लिया है। उस अवधि में हर तरह के अध्यक्ष मैंने देखे। उनमें से कई अच्छे थे तो कोई बुरे थे, कुछ निष्पक्ष थे, कुछ योग्य थे और कुछ अयोग्य थे, कुछ संतुलित थे और कुछ अन्य गुणों और अनगुणों से भरे थे। लेकिन हमने उनके निर्णय का हमेशा सम्मान किया। असल में यह दुख की बात है कि पार्लियामेंट का काम कैसे चलता है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान आपको मिल नहीं पाता। अगर आपको पेरिस, लंदन और अमेरिका जाने और अन्य
जगहों के अधिवेशन देखने का मौका मिले तो इन 3 सभागृहों के मज़ेदार मतभेदों को देखने का अवसर आपको मिलेगा। आप पाएंगे कि पेरिस का सभागृह आश्चर्य का एक नमूना है। एक बार पेरिस के कनिष्ठ सभागृह में मुझे लगातार 2 या 3 दिन जाना पड़ा था। वहाँ जो कुछ चल रहा था वह देखकर मुझे लगा कि क्राफ्ट मार्केट में और उस जगह में कोई फर्क नहीं है। उस सभागृह में लोग बार बार यहाँ वहाँ आवाजाही कर रहे थे और अनुशासन नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। अध्यक्ष की बात कोई नहीं सुन रहा था। सभी अनुशासन की अनदेखी कर रहे थे और बेचारे अध्यक्ष महोदय शांति बनाए रखने के लिए बार बार अपना हथौड़ा और इसी काम के लिए बनाया गया लकड़ी का टुकड़ा टेबल पर मारना पड़ता था। उनकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। लेकिन लंदन के सभागृह में इसके बिल्कुल विपरीत तस्वीर आपको दिखाई देगी। वहाँ एक नियम है कि अध्यक्ष जब खड़े होते हैं तब वहाँ कोई और अपनी जगह खड़ा नहीं होगा। हर सदस्य को बैठे रहना होगा। उसी प्रकार सदन में जब व्यक्ति खड़ा हो तब कोई और अपनी जगह खड़ा नहीं रह सकता। हर किसी को बैठे रहकर उसको सुनना है। हाउस ऑफ कॉमन्स सभागृह के में अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई सदस्य अपने भाषण की शुरुआत नहीं कर सकता। साथ ही अध्यक्ष पर कोई रोक नहीं होती कि वे फला व्यक्ति को ही बोलने की इजाज़त दें। वहाँ उनकी भाषा में उक्ति कही जाती है कि अपनी नज़र में आने वाले व्यक्ति को ही अध्यक्ष बोलने की अनुमति देते हैं। लेकिन इस युक्ति में एक बात छुपी है और उसके अनुसार हो सकता है अध्यक्ष किसी सदस्य की ओर देखे और उस सदस्य को भाषण के लिए आमंत्रित करने के बजाय केवल उसकी ओर देखकर आंख मिचकाएं। इसकी वजह साफ है। कई लोगों के साथ साथ होने से अध्यक्ष हर सदस्य को जानते हैं, उनके अच्छे बुरे गुणों को जानते हैं। अध्यक्ष को केवल उनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं होती, बाकी सब वह जानते हैं। इसी कारण अध्यक्ष लंबा उबाऊ भाषण देने वाले को या उन सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं देते जिनकी बातों में महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं होते। पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र जिसे कहा जा सकता हो, ऐसा प्रजातंत्र आज हमारे यहाँ है। इस शब्द के क्या मायने होते हैं यह हम जाने। तानाशाह शासन प्रणाली और इस प्रकार के प्रजातंत्र का फर्क यही है कि तानाशाह शासन प्रणाली में कानून बनाने वाली सभा अथवा पार्लियामेंट नहीं होता। जनता की इच्छा का वहाँ कोई सम्मान नहीं होता। राजा अथवा तानाशाह ही सब कुछ होता है। जनता का प्रतिनिधित्व वह अपने पास ही रखता है। अपनी मर्जी के अनुसार वह राज चलाता है और ज़बरदस्ती अपने आदेश थोपकर जनता को उत्पीड़ित करता है। आज हम लेबर पार्टी की सरकार की तानाशाही का उदाहरण भी देखते हैं। इन दोनों में वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। बस इतना ही है कि यहाँ तानाशाहों ने मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन यहाँ भी तानाशाही अथवा किसी राजा की शासन व्यवस्था की तरह ही जनता की इच्छा का कोई स्थान नहीं होता है। पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र इन दो व्यवस्थाओं का स्वर्णिम संयोजन है। इस संस्था में कोई बुराई प्रवेश न करे, इसलिए उसकी अच्छाइयों को मन में स्थान देना होगा। कई राजनीतिज्ञ दार्शनिकों ने इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। उसमें एक व्याख्या के अनुसार कानून का राज अर्थात पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र किसी समय उसकी यह खासियत मन में जगह बनाने लायक और संकेतात्मक हुआ भी करती थी। यूरोप से जब राजतंत्र हटा और उसकी जगह प्रजातंत्र ने ली, तब यह सत्ता अंतर देखने वाली पीढ़ी को
प्रजातंत्र की खासियत मन में घर करने वाली और सांकेतिक लगी थी, क्योंकि उससे पहले राजकाज निजी हुआ करता था। राजा अपनी इच्छा के अनुसार कामकाज चलाता था और उसके बनाए कानून की सीमा से वह खुद बाहर रहता। कानून से वह श्रेष्ठ माना जाता, क्योंकि कानून जनता के लिए बनाया जाता, उसके लिए नहीं। इसलिए कानून के जिस राज्य में के हम नागरिक हैं, जिसकी खासियतों का हम लाभ उठाते हैं, वह हमारे लिए एक सामान्य सी बात है और उनसे अब हम इतने परिचित हैं कि उसकी उन खासियतों की ओर कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। इसके बावजूद प्रजातंत्र की खासियतें ज्यों की त्यों हैं और वह यह है कि जो कानून बनाते हैं वे भी उनके दायरे में आते हैं। किसी ने प्रजातंत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि बहुसंख्यकों का शासन यानी प्रजातंत्र। यह बात सही है कि अपने विधानमंडल में बहुसंख्यकों की राय से सभी सवालों को हल निकाले जाते हैं, लेकिन इस बात की ओर आप सावधानी से देखें, ऐसी मैं सलाह आपको देना चाहूँगा, क्योंकि यह बड़ी घातक बात है। बहुसंख्यकों की सत्ता का सिद्धांत केवल सहूलियत के हिसाब से ही माना गया है। इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा अहमियत मत दो, क्योंकि उससे कई सारे सिरदर्द पैदा होंगे। कुछ विशेष नज़रिए से देखा जाए तो बहुसंख्यकों की सत्ता अन्यायपूर्ण होती है। इस बात को मैं विस्तार से कह सकता हूँ कि उदाहरण के तौर पर आजकल हम संविधान बनाने के काम में लगे हुए हैं और मैं अध्यक्ष हूँ। अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों को हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों के कुछ मामलों में हस्तक्षेप करने का बहुसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों का मतलब यही होता है। बहुसंख्यकों के अधिकारों पर इस प्रकार मौलिक अधिकारों के कारण प्रतिबंध लग जाते हैं। सच बात यह है कि बहुसंख्यकों की सत्ता का सिद्धांत अनपेक्षित घटी घटना की बात है। हाउस ऑफ कॉमन्स सभागृह के इतिहास का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपके ध्यान में एक बात आएगी कि 1415 में कॉमन्स सभागृह में एक सूचना दी गई। उस पर विचार करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल राय रखने वाले अलग अलग कमरों में गए। अध्यक्ष ने क्लर्क से कहा, हाँ और नहीं कमरे के सदस्यों की संख्या पूछी। क्लर्क जवाब के अनुसार हाँ वाले कमरे में 50 सदस्य थे और नहीं वाले कमरे में 20 सदस्य थे। इसके बाद अध्यक्ष हाँ वाले कमरे में गए और वहाँ सदस्यों से उन्होंने कहा कि ना वाले कमरे में जाकर वहाँ के सदस्यों को मनाएं और सभागृह में ले आएं, और उनको जब वे ले आए तभी सूचना के बारे में निर्णय बताया जाएगा। इसका एक खास मतलब यह होता है कि अल्पसंख्यकों को भले मौन सहमति के साथ ही सही, लेकिन उनकी सहमति के बगैर अध्यक्ष बहुसंख्यकों की ओर से निर्णय नहीं ले सकते। शुरुआत में इसी प्रकार का चला करता था। आगे चलकर किन्हीं वजहों से बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों को मनाए जाने वाली यह प्रथा खत्म हुई। इसीलिए पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र में सहूलियत के नज़रिए से बहुसंख्यकों की सत्ता के तौर पर इस सिद्धांत को मान्यता भले दी हो, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि उस सिद्धांत के बल पर आप अल्पसंख्यकों पर अन्याय कर सके या उन पर दबाव डाल सके। इससे इस सभागृह में कई समस्याएं पैदा होंगी। इसके लिए आप अल्पसंख्यकों को मनाएं, उन पर आप कष्टकारी अधिकार ना चलाएं। वाल्टर बगेहार्ट नाम के एक राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि यह बहस करने वाली राज्य व्यवस्था है। मुझे लगता है कि यही बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि प्रजातंत्र में सब कुछ खुला होता है, पर्दे के पीछे से कुछ काम नहीं किया जाता है। इसी प्रकार केवल एक व्यक्ति की इच्छा है, इसलिए कुछ नहीं
किया जाता है। हर विषय सदन में प्रस्ताव, कानून अथवा सूचना के रूप में रखा जाता है और सदन में उस पर बहस की जाती है। क्लोजर की परंपरा वाली पार्लियामेंट्री पद्धति हम लागू नहीं कर पाए, यह बड़े खेद की बात है। इस व्यवस्था में एक बार पार्लियामेंट द्वारा अपने पक्ष के कुछ सदस्यों को 48 से 36 और 24 घंटे तक बोलने को मजबूर कर ग्लैडस्टोन और लॉर्ड नॉर्थब्रुक को कैसे मुश्किल में डाला था, यह किस्सा सुनाया गया है। इसी कारण क्लोजर पद्धति कैसे अस्तित्व में आई, यह भी बताया। सभी विधानमंडलों में बहस पूरी करने के बाद सवाल जवाब के लिए समय रखने का प्रावधान होता है और बहस के लिए भी काफ़ी समय मिलता है। एक बात ध्यान में रखें कि पार्लियामेंट में जो चर्चा होती है उसका उद्देश्य केवल निर्णय लेना ही नहीं होता, उससे अधिक महत्व चर्चा का होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई बहस अगर ऊंचे स्तर की हुई और अगर उस विवाद को व्यवस्थित ढंग से अखबारों में प्रकाशित किया जाए तो उसके जरिए लोगों को राजनीति की शिक्षा पाने का एक अमूल्य अवसर मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं और यही उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। पार्लियामेंट्री पद्धति को स्वायत्त राज पद्धति माना जाता है और यह सच भी है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इस देश को जिसकी ज़रूरत है उस सुराज का कैसे निर्माण कर सकते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस बारे में आग्रह से एकाध पहलू को ही छूने वाली कोई बात मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके सामने विचार के लिए एक दो बातें रखना चाहूँगा। मेरी राय के अनुसार सुराज क्या होता है, आग्रह के साथ एक ही पहलू की बात करने वाले पक्ष को रखा ना जाए। पूंजी वालों को पूंजीवादी राज व्यवस्था और खुले व्यापार के सिद्धांत में स्वर्ग दिखाई देगा। सामाजिक सत्तावादियों को समाजवादी पद्धति में सुराज व्यवस्था के अधिक गुण दिखाई देंगे। कई विभिन्न राय रखने वाले लोगों को उनकी पसंदीदा शासन प्रणाली सुराज के लिए योग्य लगेगी। अर्थात वास्तविकता यह है कि सुराज के बारे में कई तरह के मत हो सकते हैं। विविध वर्णों का, वंशों का हमारा समाज और इसके कारण होने वाली कई उलझी हुई विकट समस्याओं के हल ढूंढने के लिए कोई एकमात्र कारगर व्यवस्था मिल पाना मुश्किल है। जब ईमानदार लोग राजनीति में होंगे तब ही प्रजातंत्र का सही विकास होगा। मैं जानता हूं कि कई लोगों की राय में राजनीतिक पुरुष बेईमान होते हैं। इसके क्या मायने होते हैं, जिन्हें एक तरह का दर्शन ही समाज के उद्धार का उपाय है। ऐसा लगता है वे उन लोगों से अलग ही रहें जिनका उस दर्शन के देश के उद्धारक होने में विश्वास नहीं होता। सुलह से बनी शासन प्रणाली कारगर नहीं होती और यह बात सही है कि मैं आपको बेहिचक बताता हूँ कि क्योंकि शासन का मतलब ही निर्णय लेना होता है और जब समाज सत्तावादी राज की सत्ता में नहीं आते तब तक ऐसी राज व्यवस्था में आप आपकी राय सही निर्णय नहीं ले सकते और न आप काम को जल्दी निपटा सकते। पूंजीपति और समाज सत्तावादियों के मिले जुले मंत्रिमंडल में किसी विषय पर अगर निर्णय लेना हो तो उन्हें अपने मतभेदों को पहले समाप्त करना होगा और दूसरे पक्षों से अनुमति लेने के लिए अपने सिद्धांतों को बलि चढ़ानी होगी। इस प्रकार लिए गए निर्णय भी जाहिर हैं कि न इधर के होंगे और न उधर के, यानी सही नहीं होंगे। इसीलिए इस कॉलेज में पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र की शुरुआत करने से पहले आपको एक दूसरे के बारे में निश्चित ज्ञान, सही जानकारी और विचारों का पता चलना जरूरी है। अब इस लड़ाई में किसकी विजय होगी यह देखने के लिए समर स्थल पर उपस्थित रहने की कोशिश करते हैं।
कांग्रेस और समाजवादी दोनों के लिए हमारे मन में एक सी आत्मीयता है। अब देखते हैं कि कहाँ तक कांग्रेसी और समाजवादी लोग इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस देश पर आने वाली मुश्किल के समय में आप देश की मदद करने के लिए सक्षम बने, यही हमारा उद्देश्य है।